आगे से चलो। आप इसमें आ गया ऐसा है क्या? ठीक है। हाँ, निकल लीजिए। तो कैसे आ रहा है देखिए। ठीक है। Good afternoon, ma'am. यस, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। ओके। बाकी यहाँ तक जितना भी बायोमॉलिक्यूल हो गया है बेटा, कोई डाउट्स हैं टिल आरएनए? मैम वो ज्विटर योनिक फॉर्म का वो स्ट्रक्चर एक बार बोल देंगे मैम, एनसीईआरटी में था। ज्विटर आयन यस मैम। अमीनो एसिड्स में पढ़ा होगा आप। यस मैम। ओके। ओके। एक्चुअली ज्वेटर आयन है ना बेटा, ज्वेटर आयन एक अनस्टेबल कंडीशन है। मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो रहता है, इसको अगर केमिस्ट्री वाइज समझते हैं तो जस्ट होल्ड करो इसको। एक मिनट होल्ड करना बेटा, ये चल नहीं रहा। गौतम दा, ये पेन नहीं चल रहा है। जस्ट होल्ड करना है बेटा। यस।
चला। तो ज्विटर आयन बेटा केमिस्ट्री वाइज आप समझोगे तो आप वो समझोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो अटैच, एक्चुअली वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, तो वो जो है कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ऐसा होता है केमिस्ट्री वाइज। बट बायोलॉजिकली वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी मॉलिक्यूल या जो भी पर्टिकुलर हम बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर वो दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स बेयर करता है और वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इज दिस पार्ट इज क्लियर? यस मैम। ठीक है, बायोलॉजिकली हमें सिर्फ ये समझना है कि एक कार्बन दो दो फंक्शनल ग्रुप बेयर कर रहा है, और द थिंग इज ये जो आर ग्रुप होता है ये डिपेंड करता है कि मतलब क्या आकर उस पर अटैच होगा। तो अगर पॉजिटिव वाला कोई मतलब आकर इसमें अटैचमेंट होती है किसी नए उसकी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर नेगेटिव वाला अटैच होता है आकर तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, ये आर ग्रुप जो है वो उसका चार्ज डिसाइड करता है। बट जब तक आर ग्रुप नहीं रहता है तो दो चार्ज को एक साथ बेयर करना, एक ही कार्बन पे बेयर करना, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ओके मैम। ओके फाइन। और कुछ कोई डाउट्स बेटा? मैम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप एक्सप्लेन किए थे। नहीं, वो जो स्टार्टिंग में है जो यस मैम। हाँ, उसमें वाटर का भी स्ट्रक्चर होगा, है ना? यस मैम, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब ओके सारे मैम। बायोमॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे तब मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और कुछ कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का भी डिस्क्रिप्शन है जो बिगनिंग में। ठीक है, ओके। दैट पार्ट वी विल बी टेकिंग एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब सारे बायोमॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, Fine? और कोई डाउट्स? अभी स्ट्रक्चर्स करने में थोड़ा ईज हो रहा है आपको? यस मैम। एज फर्स्ट डे से कंपैरेटिवली अभी जो चैप्टर यस है, मैम। तो इट विल बी ऑन मच बेटर कंडीशन। ओके, तो अब जैसे जैसे आप बेटा आगे बढ़ते जाओगे ना इन चैप्टर्स में, वो अपने आप वो बेस एस्टेब्लिश होता जाएगा और वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, और एक और चीज़, अभी आपने अगर न्यूज़ देखते हो तो उसमें देखा होगा कि कोरोना के लिए एक दवाई तैयार हुई है। मैम देखा नहीं है। नहीं देखा है तो उसको देखो, क्योंकि उसका नाम अब आप जब पढ़ोगे ना तो आई थिंक यू विल बी द वन, जो आपके क्लास में है अभी, जो आपकी क्लास 11th है, उस नाम को सबसे बेटर अंडरस्टैंड शायद आप ही करोगे कि वो क्या है एक्चुअली। ओके, सो इफ यू हैव नॉट सीन, अगर आपने देखा होता तो मैं आपको अभी बता देती, लेकिन अब आप देखना तो आई थिंक आपको पता चलेगा कि वो क्या समझाना चाह रहा है, वो जो नया जो दवाई आई है वो क्या है। और बस मैं इतना बता देती हूँ कि वो एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, तो उसके आगे पीछे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू द बायोमॉलिक्यूल्स। मैम तो वैक्सीन के साइड में वो दवाई ले रहे लोग। Actually, that is on trial, beta. The drug is on trial. Okay. So basically, it is not right now commercially वो stores में available नहीं है. ठीक है, it's not, हाँ, you cannot have like in on the prescription still. But the thing is that drug is now it is being those who are severe and those who are suffering from corona.
सो एंड द कंडीशन इज़ वेरी सीवियर. सो ये ड्रग उन पर जो है वो यूज़ किया जा रहा है, and it is giving very much pretty positive results. So hopefully we will be having the, apart from vaccines, we will be having one type of drug also which will be treating corona and all that. So that's a happy news for all the biologists and the people. And it's once you will go through that name, आपको बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा. तो उसका डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर पढ़ना बेटा, कि उसमें लिखा होगा कि इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड व्हाई द ग्लूकोज इज कंसिडर्ड टू, जो मेजर मॉलिक्यूल बनाया है उसका, उस पर्टिकुलर ड्रग का क्यों बनाया है, क्यों कोरोना वायरस के लिए हम अगेंस्ट में हम उसे यूज़ कर रहे हैं. तो वो आपको मतलब आप काफ़ी हद तक कुछ कुछ रिलेट करोगे. जो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी ना, वो अभी आगे के कुछ चैप्टर्स में धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि वो क्या कहना चाहते हैं. ठीक है. सो इट विल बी नाइस स्टडी फॉर यू, जस्ट एक्स्ट्रा वन. ओके. सो दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड बाकी और किसी में कोई डाउट्स बेटा? मैम लिसिथिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. यस मैम. नॉट बेसिकली. ओके मैम. ओके. वैसे एक्चुअली आप देखने जाओ तो बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, लेसिथिन है एक वन ऑफ देम, एंड बहुत सारी चीज़ें जो दी हुई हैं वो स्ट्रक्चरली शायद ही बहुत क्रिटिकल केसेस में आपको वो भी आपके स्कूल टीचर को अगर फील होता है तो वो ड्रॉ करने को आएगा. बट फॉर नीट इट विल बी लाइक आइडेंटिफिकेशन, मतलब फंक्शनल ग्रुप का इधर उधर कर देना, और आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट उसका स्ट्रक्चर क्या है. ओके मैम. ठीक है. तो ड्रॉ करने के लिए तो शायद वो तभी आएगा अगर आपके स्कूल के टीचर को मतलब पूछने का मन हो जाता है. तो बाकी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पूछने के लिए. ठीक है. और कोई डाउट्स बेटा? नो मैम, नो मोर डाउट्स. बाकी आप बेटा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड पूरा कंप्लीट कर लिया है? यस मैम. गुड. फाइन. सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर एंजाइम्स. लास्ट टाइम मैंने आपको आरएनए के साथ ये जब टाइप ऑफ आरएनएस बताए थे बेटा, तो उसके साथ थोड़ा सा हिंट दिया था आपको प्रोटीन सिंथेसिस का. यस मैम, आप बोल रहे थे मैम ट्रिपलेट कोडॉन वो सब. हाँ, 3 में रीड होता है. यस मैम. ठीक है. फाइन. सो दैट पार्ट यू शुड, मतलब ये सिर्फ एक आपको आउटलाइन दिया गया है, ये चिंता मत एंड देन करो. मैम कोरोना इज आल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन, वो भी आप बोल रहे थे. हाँ, देखो बेटा, जो भी वायरसेस हैं, मतलब जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वगैरह, तो वो सभी के सब है ना बेटा, वो प्रोटीन ही उनका बेसिक स्ट्रक्चर. ओके. हमारी बॉडी में जब हम किसी चीज़ से अफेक्टेड होते हैं एज ह्यूमन्स इफ आई से, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज़ बाहर से एंटर होती है ना बेटा, उसे फॉरेन बॉडी कहा जाता है. अगर वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है यस मैम. तो उसे फॉरेन बॉडी कहा जाता है. तो जब भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी जो भी एंटर होती है ना, तो उसे अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए खुद को प्रोटीन बनाना ज़रूर, मतलब उसको प्रोटीनियस नेचर होना चाहिए, तभी वो हमारी बॉडी में वो मतलब अंडर द स्कैनर आती है. अगर वो प्रोटीन नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट दैट कि वो हमारी बॉडी में वो उसका कुछ काम भी हो पाएगा या नहीं. इट विल बी एलिमिनेटेड थ्रू मेनी ऑफ द डिफेंस सिस्टम. हमारा ये जो perspiration है, that is sweating, when we sneeze, when we urinate, when we excrete, when there are so many ways to release out all these particles and all that. बट एक प्रोटीन ही ऐसी चीज़, ऐसा बायोमॉलिक्यूल है
जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के स्कैनर में आइडेंटिफाई होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है और इसको किल कर। सो जो भी पार्टिकल फॉरेन बॉडी है उसको हमारे अंदर नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए उसको प्रोटीनस नेचर होना ज़रूरी है। ओके मैम। ओके, तो मोस्ट आप जितने भी वायरसेस देखोगे और अभी जैसे हम क्लासिफिकेशन वगैरह जब पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो प्रोटीन्स और आरएनए ये उनका मतलब बेसिक कॉम्बिनेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो इफेक्ट करता है हमें और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीजेज एंड ऑल दैट। और आपको अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको जैसे अभी तक आप अभी जो क्लास आपने क्लास 10 तक पढ़ा होगा कि ह्यूमंस, फिर एनिमल्स, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे अगर सबसे छोटा देखा जाए तो वायरस सबसे छोटा है, मतलब वो माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। यस मैम। ओके, बट अभी आप आगे पढ़ोगे कि वायरस से भी छोटा कुछ होता है, ठीक है। सो यू विल बी स्टडिंग दैट ऑल्सो व्हेन यू विल स्टडी द क्लासिफिकेशन। आई थिंक हाँ, अभी आपका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर स्कूल स्टार्ट होता तो शायद आप पढ़ चुके होते। मैम हो गया, कल से स्टार्ट हुआ है। ओह देन मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसमें लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया है। चैप्टर 1। यस मैम। हाँ, okay, so school will be going like that only beta, so just see that you should not feel कि important नहीं है, definitely वो भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें ही समझाएंगे, but the pattern to describe the things is different for different teachers, okay, so यस मैम। that's why, so don't feel that कि भाई इसमें समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ आएगा, just have patience। नहीं आएगा तो हम दूसरी बार रिपीट करने वाले हैं तो उसमें फिर समझेंगे, ठीक है। सो दैट यू हैव टू सी। तो अभी आप लिविंग वर्ल्ड जो पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन जो है वो बायोलॉजी का जो बोलते हैं ना रट्टा मार पार्ट होता है। मैम आई हैव नॉट स्टार्टेड दैट चैप्टर मैम। सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े और बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे। लिविंग वर्ल्ड अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ओके फाइन, सो जस्ट बहुत बोरिंग चैप्टर है, मतलब उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ होगा होगा, बट द पीपल एक्चुअली से दैट कि सबसे ज़्यादा मगअप करना पड़ता है यस क्लासिफिकेशन मैम। पढ़ने में, यस बट you will have some tricks। we will when we will study the classification then you will get the idea कि actually हमको मतलब उसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप एक टेक्निक से अगर पढ़ोगे तो वो अपने आप आपको एक ही याद करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आगे की और पीछे की अपने आप याद होती जाएंगी। सो इट हैज़ सम ट्रिक्स, we will come up with that when we will be doing that chapter, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के बाद हम पहले पढ़ेंगे सेल के बाद we will follow cell division, then we will go for classification। ओके मैम। Okay, so that part you have to see and just see this, then enzymes। ओके, सो बेसिकली द कैटालिस्ट जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम्स की बात कर रहे हैं हम, इसलिए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट आई थिंक यू अंडरस्टैंड, विट इंक्रीजेस द यस रेट मैम, ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन। without being used up, and यस मैम। yes, and they just increases the rate of reaction like that कि जो प्रोसेस होने में अगर 24 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो प्रोसेस जो है विद इन 30 मिनट्स हो जानी चाहिए। दैट मच स्पीड और द रेट विल बी चेंजिंग, इतना स्पीड अप कर सकता है एंजाइम्स। सो हर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो अलग अलग है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो कैसे एक्ट करता है, उसके कुछ क्लासिफिकेशन है, दैट पार्ट वी विल सी। देन प्रोटीनियस इन नेचर, ये भी प्रोटीनियस होते हैं। प्रोटीन इनका बेसिक कोर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और दैट्स वाई वी से दैट। देखो आप क्योंकि 10th में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है जहाँ पर आपने एंजाइम्स के काफ़ी सारे नाम पढ़े होंगे, ठीक है। यस मैम। तो आपने एक बहुत सिंपल बेसिक आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि जब आपको बुखार आता है तो आप बोलते हो मुंह कड़वा कड़वा हो गया है। यस मैम। बेसिकली ये एक फील मतलब एक ये एक्सपीरियंस है जो सभी को होता है। तो वो क्यों होता है? द रीज़न इज जो सलाइवरी अमाइलेज है, हमारा जो सलाइवा है उसमें जो एंजाइम्स हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं,
व्हाट दे जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, तो बिकॉज प्रोटीन है, उसका नेचर प्रोटीनस है, तो वो क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर जो है वो लूज कर देता है। और जब स्ट्रक्चर लूज होता है तो जो हमारे टेस्ट में है वो चेंज आपको फील होगा, मतलब कड़वा हो जाना या फिर मतलब अच्छा नहीं लगना। सो यस मैम, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रोटीन डीनेचर कर यस, वो डीनेचर हो जाता है, एंड दैट्स वाई यस मैम। रीजन यू फील इट, एंड यस सिंपली दैट्स वाई। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली दोज पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम दैट टिपिकल मीन्स सिचुएशन, so what happens to them that they will not try to chew the food, और उनको इसलिए बोला जाता है कि आपको एकदम लाइट फूड ईट करना है, क्योंकि अमाइलेज जो है वो एक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फीवरिश होता है पेशेंट, वो उसका अमाइलेज जो है वो पूरी तरह से डीनेचर हो चुका है, तो डाइजेशन, जो प्राइमरी डाइजेशन माउथ में होता है वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से फूड जो है वो डायरेक्टली स्टमक में पहुंच जा रहा है, और उसकी वजह से स्टमक पर लोड आ जाता है कि भाई जो माउथ में होना चाहिए था डाइजेशन वो नहीं हुआ, उस वजह से स्टमक पर लोड आता है, और इसीलिए बुखार में पेट खराब होना या इनडाइजेशन होना, लूज मोशंस होना, इट्स अ कॉमन थिंग। इसमें कोई भी हड़बड़ाने वाली चीज़ नहीं, इट्स अ जनरल स्टेप बाय स्टेप लिंक है जो आपको समझनी है कि सिंपल है कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स अभी बॉडी के फीवर के टेम्परेचर की वजह से काम नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से फूड जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और डाइजेशन नहीं होने की वजह से इनडाइजेशन या लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल प्रोसेस है। तो जो जिनको बुखार होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो बीमार रहते हैं ज़्यादातर, उन लोगों को ये चीज़ आपको ये बताना है कि आपको टेस्ट ठीक करना है तो अपना बुखार, पहले अपना टेम्परेचर जो है वो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज हाउ द एंजाइम्स वर्क। then they are colloidal in nature. Colloidal, I think, chemistry wise, if you must be having the definitions with you, but मैं आपको एक जनरल वो दिखाती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है, देखा है, यस मैम। तो कैन यू सी सॉलिड और लिक्विड यस मैम। कैसे यस अलग मैम। फ्लोट करता है, बस वो कोलाइडल है, उसे कोलाइडल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। यस मैम। सो एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में जब एक्टिव होते हैं तो वो कोलाइडल नेचर में होते हैं, एंड दे आर वाटर सॉल्युबल। सो वाटर सॉल्युबल क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हमारी बॉडी में उनके लिए सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। So if they have to reach at some places, or they have to be active, they have to be water soluble. And some of the nucleic acids are also acting as enzymes, and they are called ribozyme. Very important one, just do remember this, कि कभी कभी कुछ न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो खुद को मॉडिफाई करते हैं और एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, तो उन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। ये जो टर्म्स है बेटा, राइबोजाइम, और अभी कुछ और टर्म्स आएंगे, राइबोसोम्स, तो वो छोटे थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस में ही चीज़ें अलग हो जा रही हैं। सो डू रिमेंबर दैट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आप स्पेलिंग जो है थोड़ा सा ध्यान रखना इस ये वाली चीज़ में। सो दीज आर व्हाट द बेसिक प्रॉपर्टी properties of enzyme, and see this structure of enzyme. So basically ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम दो पार्ट से बना होता है, कुछ पार्ट उसका प्रोटीनियस पार्ट होता है, कुछ उसका नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम एपो एंजाइम्स बोलते हैं, और अगर नॉन प्रोटीनस पार्ट है तो कोफैक्टर बोला जाता है। एंड कोफैक्टर दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इफ इट इज इनऑर्गेनिक देन मेटेलिक आयंस फॉर्म में होते हैं, जैसे Fe2+, Zn2+, इस टाइप के, और Mg2+, Mn2+, इस टाइप का फॉर्मेशन होंगे। और ऑर्गेनिक है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है और को एंजाइम्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है नॉन प्रोटीनस पार्ट का एंजाइम का, ठीक है। नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है वो कोफैक्टर से जाना पहचान, मतलब उसको कोफैक्टर टर्म किया जाता है, और वो दो टाइप्स के। सो जस्ट नोट डाउन दिस वन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर।
Yes, ma'am, done. Done? Fine. So this is what the thing is. Now see this. And जब ये पूरा एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है बेटा, मतलब एंजाइम जब अपनी सारी चीज़ों के साथ होता है तो हम उसे हॉलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कंप्लीट एंजाइम का जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मतलब प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस पार्ट मिक्स होने के बाद जो चीज़ बनती है वो है हॉलो एंजाइम, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ दिखाई गई है कि ये एपो एंजाइम है जो प्रोटीनस पार्ट है, सॉरी कैन शो इट विथ फिंगर। ये जो है वो ये पूरा प्रोटीनस पार्ट है, ठीक है। और अगर वो ऑर्गेनिक जो मतलब उसका इनऑर्गेनिक और उनसे सब लिंक्ड है तो को एंजाइम्स आप देख सकते हो, को फैक्टर मतलब जो लिंक्ड है। यहाँ पर दो तरीके से लेबलिंग दिया हुआ है, बट डू अंडरस्टैंड दैट दिस मच एरिया इज बेसिकली द नॉन प्रोटीनस पार्ट जो पर्पल है, और जो ग्रेइश है वो प्रोटीनस पार्ट है, ठीक है। कैटालिटिक साइट क्या होता है वो अभी हम समझेंगे कि वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। सो दिस इज सॉरी हॉलो एंजाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग रिगार्डिंग द एंजाइम्स। बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही पार्ट्स लिंक्ड होते हैं बेटा। तो ये एक्चुअली आयरन मतलब जैसे मेटेलिक आयंस के लिंकेज को शो करता है कि वो लिंक्ड है, और बाकी ये जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट की लिंकेज है। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड। सो यहाँ पर दो वो दिए हुए हैं लेबल्स, डोंट गेट कंफ्यूज, बस इस तरीके से ये समझ लो, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am, एक मिनट हाँ कॉपी कर दूँ। हाँ Yes, ma'am, हो गया। Right? Fine. So this is how it is there. Then see this. So अभी हम ये समझेंगे बेटा कि एक्चुअली एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम करता है, मतलब उसका मैकेनिज्म, एक्शन मैकेनिज्म जो है वो कैसा है। जो ये कैटालिटिक साइट मतलब जहाँ से कैटालिसिस हो, कैटलिस्ट की तरह वो एक्ट करता है, वो साइट जो है वो ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, दो टाइप के थियरीज प्रपोज किए गए। तो फर्स्ट थियरी वाज लॉकेन की हाइपोथेसिस। ये पुराना थियरी है, बट इसके बेसिस पर मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि ये क्या कहना चाहती है। सी दिस, लॉकेन की हाइपोथेसिस के हिसाब से ये ऐसा कहते हैं कि सपोज वी नो कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट मतलब जो भी आपका सामान है जिसको आपको रिएक्शन करवाना है उसके साथ एंजाइम जो है वो जाकर अटैच हो जाएगा। जब एंजाइम अटैच होगा तभी क्या प्रोडक्ट, जो इससे क्या बनेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा प्लस आपको एंजाइम वापस मिल जाएगा क्योंकि एंजाइम अनयूज्ड रहेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है मतलब इसके बीच में ऐसे बेसिकली यू लिखा होता है कि E+S मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दिस वन, एंड देन इट फॉर्म्स एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स। सो ये जो है रिएक्शंस जो है वो रिवर्सिबल भी माने जाते हैं, बेसिकली ऐसे लिखा हुआ होता है। बट अगर आप कुछ बुक्स को रेफर करोगे तो आपको उसमें लिखा मतलब उसमें समझाया होगा कि ये जो वंस दिस पार्ट एंड दिस इज बीइंग फॉर्म्ड,
अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है पर्टिकुलर, सपोज ये जो चीज़ है वो एक्स टाइप के एंजाइम ने किया है, तो जो उसको रिवर्स करने का काम है वो सेम एंजाइम कभी नहीं करता है। उसको रिवर्स करने का काम जो है वो वाई टाइप ऑफ एंजाइम करेगा। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट फॉर्म करना वो एक पर्टिकुलर एंजाइम का फंक्शन है, और प्रोडक्ट से वापस अगर सबस्ट्रेट ऑब्टेन करना है आपको, तो उसके लिए कुछ और एंजाइम्स यूज होंगे, मतलब उसके एंटी होंगे या उसके ऑपोजिट में काम करने वाले होंगे, या उसी कैटेगरी के कुछ और एंजाइम्स होंगे। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वो रिवर्सिबल हो। एंजाइम्स आर वेरी पर्टिकुलर इन देयर फंक्शन, वेरी पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू देयर सबस्ट्रेट, कि उनको किसको चूज करना है, किसके साथ काम करना है और किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म करना है। सो बेसिकली दिस इज द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। सो लॉकेन की हाइपोथेसिस ये समझाता है, जो पुराना एक हाइपोथेसिस। मैम सबस्ट्रेट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, सबस्ट्रेट, कुछ हाँ, भी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो ओके आपको रिएक्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो सबस्ट्रेट यस वो रॉ मैम, मटेरियल। अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। देन लॉकेन की हाइपोथेसिस, ये एक्चुअली इसके हिसाब से ये बताया गया था कि जो एंजाइम्स हैं वो बहुत रिजिड होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, according to this hypothesis. So if I will say if this is the enzyme, if I draw, suppose कि जैसे मैंने एक एंजाइम ड्रॉ किया है like this, this is what the enzyme is। अगर इस तरीके का एंजाइम है तो उसका जो सबस्ट्रेट, वो जिस सबस्ट्रेट पे काम करेगा उस सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इससे मिलता जुलता होना चाहिए, मतलब जो सबस्ट्रेट है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज व्हाट द सबस्ट्रेट। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तभी वो जाकर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म, सपोज इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिले हैं हमको, ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और वापिस हमको वापिस एंजाइम जो है वो क्योंकि अनयूज्ड रहता है तो हमें वो शायद हो सकता है वो वैसा ही मिल गया हो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये आपको एंजाइम वापस रिटर्न हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, और ये आपका सबस्ट्रेट था और ये एंजाइम था। तो बेसिकली इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली क्या समझा रहा है वो, कि इस हाइपोथेसिस का ये कहना है कि एंजाइम जो है बहुत रिजिड है अपने स्ट्रक्चर में, वो सबस्ट्रेट जो है उसके अकॉर्डिंगली उन्हीं का डिज़ाइन होगा, और वो तभी आपस में काम करेंगे जब वो प्रॉपरली फिट होंगे एक दूसरे में, जैसे लॉक और की होता है, मतलब हर लॉक का Yes, एक ma'am. प्रॉपर की है, बस अगर वो फिट नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट द लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन। बट लेटर ऑन व्हेन द डिस्कवरी कि भाई एंजाइम की जो स्ट्रक्चर का जो और आगे स्टडी हुआ, उससे बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। लॉकेन की हाइपोथेसिस जो बता रहा है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो रिजिडिटी की बात हो रही है वो इस तरीके से नहीं होता है, वो इस तरीके से होगा कि नेक्स्ट मॉडल जो प्रपोज हुआ उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। तो ये चीज़ समझा रहा है, ये पर्टिकुलर चीज़ समझाती है कि सपोज अगर हमने जो भी सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड किया है, सपोज हमारा जो सबस्ट्रेट है वो इस तरीके का है, ये हमारा सपोज ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो एंजाइम जो होगा वो इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा, एंड सपोज हमारा जो एंजाइम है वो इस तरीके से है, ऐसा कुछ था, तो वो अब खुद को मॉडिफाई करेगा और स्लोली दिस विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। वो इस तरीके से खुद को मॉडिफाई कर लेगा, और मॉडिफिकेशन के बाद
वो जो अटैचमेंट है दोनों की वो अपने आप हो जाएगी। ओके, देन एंजाइम विल लिंक करेगा उसको, और उसके बेसिस पर हमें प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, और एंजाइम जो है जैसा का था वैसे ही अनयूज्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस फिट मॉडल क्या समझाता है कि जो साइट है जहाँ से उसको सबस्ट्रेट के साथ जाकर अटैच होना है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितना मतलब जैसे उसका आया है उसी तरीके का एंजाइम, उससे मिलता जुलता जो भी स्ट्रक्चर होगा वो जाकर खुद को मॉडिफाई कर सकता है और जाकर वहाँ पर अटैच कर सकता है। दैट इज़ व्हाट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज एक्सप्लेनिंग। ये चीज़ समझाई थी इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने। सो दैट मीन्स जो साइट होती है, जो कैटालिटिक साइट है, ये जो साइट है इस पर्टिकुलर एंजाइम की वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये जो इस साइट को ही हम बोलेंगे कैटालिटिक साइट, मतलब इसी की वजह से कैटालिसिस हो रहा है। तो ये जो है वो डो की तरह, जैसे आप आटा बोल सकते हैं ना, डो जो हम बाइंड कर लेते हैं, तो उसको आप प्रॉपरली कैसे भी शेप कर सकते हो, बस उसी तरीके से वो अपने साइट को जो है वो इजीली थोड़ा सा प्रोग्राम करके उसको मॉडिफाई करके सबस्ट्रेट के केपेबल बना लेता है और उसके अकॉर्डिंगली खुद को फॉर्म करके आगे रिएक्शन होने के लिए प्रोसीड कर देता है। सो दैट इज़ व्हाट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसके मतलब सबसे पहले ये चीज़ कि एंजाइम जो है उसके जो दो पार्ट हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, कई सारे एंजाइम्स जो हैं वो जो दोनों पार्ट हैं वो अलग अलग रहते हैं। मतलब वो प्रोटीन पार्ट जो है वो अलग रहेगा बॉडी में, नॉन प्रोटीन पार्ट है वो अलग रहेगा। जैसे ही सबस्ट्रेट आ जाएगा, मतलब जैसे ही हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट पहुंचता है, अब उस एंजाइम की जैसे ही ज़रूरत है तो वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो आकर अटैच होंगे, तभी एक एक्टिव एंजाइम की फॉर्मेशन होगी और उस एक्टिव एंजाइम जो है वो अपना कैटालिटिक साइट उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज व्हाट इट वाज एक्सप्लेनिंग। सो एक्चुअली ये जो मॉडल था वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन दे रहा था और ज़्यादा कन्वीनियंट मतलब एक्सप्लेनेशन था। सो दैट्स वाई लॉक-इन की हाइपोथेसिस वाज देन डिस्कार्डेड एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल फॉर द एंजाइम्स वाज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ओके, एंड द थिंग इज आप अभी, क्योंकि अभी जैसे पढ़ोगे तो आपने शायद 10th में ऐसे पढ़ा होगा कि ट्रिप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम पढ़ा था आपने लास्ट टाइम बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो ट्रिप्सिन का जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वो ट्रिप्सिनोजन है। Yes, ma'am. Trypsinogen. ट्रिप्सिनोजन, तो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड क्यों है? क्योंकि उसका प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है वो अलग अलग रहता है। जब रिक्वायरमेंट है ट्रिप्सिन को काम करने की तब वो दोनों आपस में मिलते हैं, उनके कोफैक्टर और कोएंजाइम सब अटैचमेंट होती है और उसके बाद वो ट्रिप्सिन बनता है और तभी वो जाकर एक्टिव हो जाता है। इज इट Yes, क्लियर? ma'am. ओके, सो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स के आपको इनएक्टिव फॉर्म्स मिलेंगे और वो तभी एक्टिव होंगे जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली खुद को इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को जैसे कि हम बोलते हैं कि जो डाइजेशन होता है बेसिकली बहुत वीक होता है, या मतलब स्लोली एज के साथ वीक हो जाता है। जब हम जैसे ज़्यादा एज होने लगती है तो बोलते हैं ना कि हमको ये डाइजेस्ट नहीं होता है। आपने अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुना होगा। और Yes, ma'am. और
अभी आपको ऐसे लगता होगा क्या डाइजेस्ट नहीं होता है, सब तो खा सकते हैं, क्योंकि आपकी एज में सारे एंजाइम्स जो है वो वेल प्रोग्राम्ड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्लोली एज द एज इंक्रीजेस ऑल दीज ये जो कैटालिटिक साइट है वो वीक हो जाते हैं, को फैक्टर्स को एंजाइम्स का लिंकेज वीक हो जाता है, तो दैट्स वाई दैट गोज टू कि उनके एंजाइम जिस तरह से एक्टिव होने चाहिए वो हो नहीं पाता है, एंड दैट्स वाई उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। Okay, so this is what you should understand. Okay, and another thing regarding, because you are studying enzyme, that's why I am telling you, because I think वैसे ये digestive system की बात है इसलिए आई थिंक यू मस्ट हैव दैट, आपने पामिस्ट्री सुना होगा लोगों को करते हुए, palm reading. Yes, ma'am. Palm reading. Okay, and if you believe it, don't feel offended, and if you don't believe it, just I am telling you this, that it's not like belief को change करने के लिए नहीं, but एक Ma'am, my mother only does. your mom is doing that. Yes, ma'am. First of all, you know that all these lines, these whatever your palm is showing you, okay, just by seeing your palm you can identify regarding your digestive system. Basically अगर आप देखते हो कि किसी किसी का जो आप पाम देखोगे तो बहुत सारे छोटे 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 माइनर लाइंस आपको दिखेंगे, Yes, और ma'am. किसी किसी का एकदम क्लीन हैंड होता है, और किसी किसी का इतना ज़्यादा हौच पौच होता है कि आप उसको मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया इसके हाथ में। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, मतलब साइंटिफिकली इट इज बीइंग वन ऑफ द फैक्ट इज देयर कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है ना बेटा, उसके कट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और डीप होते हैं। जितने ज़्यादा डीप और कट्स आपको दिखाई देंगे दैट मीन्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वीक, एंड इफ़ इट इज़ बहुत ऐसे माइनर कट्स हैं और लाइट हैं तो उतना ही अच्छा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो ये सब चीज़ें हैं ये आपके इनर मेटाबॉलिक रिजल्ट्स का ही नतीजा है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, सो मैम मेरा तो उतना कट नहीं है, बट मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है मैम, क्योंकि एवरी टाइम मैम लंच के बाद ज़्यादातर मेरा मतलब खाने खा के उठ के बाद ही मेरा हिकअप आता है, मतलब ये बहुत बार मैंने देखा है, मतलब स्पेशली लंच के बाद। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक है बेटा, एक रीज़न है, बट वी कैन नॉट रिलेट एवरीथिंग, मतलब हर बार हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसी से ही नहीं लिंक कर सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अभी जो राइट नाउ जो कंडीशन है तो उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़ीरो होगा बेटा। यस मैम। Okay, so that one of the reason for that is it can be taken that कि जब फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाते हैं तो एक ये वन ऑफ द रीज़न है। अभी आपका मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, सडनली द सिलेबस का बोम्बार्डमेंट हुआ है और इतना सारा सिलेबस पढ़ना है, वो भी एकदम नया नया सब टाइप का, सो दैट स्ट्रेस लेवल जो है वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ओके, दैट यू विल स्टडी लेटर ऑन, जैसे जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें। सो वन ऑफ द थिंग इज दैट डोंट टेल योर मॉम कि मैम मम्मा आप पामिस्ट्री जो करते हो वो तो ये है, स्कोल्ड यू अ लॉट। ओके, दैट इज ऑल्सो मैम आई डोंट बिलीव इन दैट। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर द इंडिविजुअल बेटा। ठीक है, एक्चुअली पामिस्ट्री भी एक साइंस है, it's a ancient science. Okay, Yes. so but it has so many of the facts and logics with it, but the thing is nowadays it's a business for many of others, so sometimes it's too fake, sometimes the people tell you the things are not relative to your means lifestyle or whatever your situation is, बट द थिंग दैट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये जो आपके जो लाइंस हैं बेसिकली ये एक्चुअली फॉर्म तब होती हैं जब आप अपने मदर्स वर्म में हो, और वो इसलिए फॉर्म हो जाती हैं क्योंकि आपका जो हैंड्स है दे आर फोल्डेड रहता है, तो जो एक्स्ट्रा स्किन है वो फोल्ड हो जाती है बेटा, और वो ही ये लाइंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली योर मदर मस्ट बी नोइंग कि वो लाइंस क्या डिनोट करती हैं, आई डोंट नो दैट। ओके, so just see to this. Then this is what the induced fit model is.
सो इसके अकॉर्डिंगली जो कैटालिटिक साइट्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, वो ध्यान रखना। सो दिस इज द थिंग। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये एक टिपिकल एंजाइम एक्शन दिया हुआ है बेटा, ठीक है। सी दिस, आई विल जस्ट मेक इट बिग लिटिल बिट। ओके, सो सी दिस, यहाँ पर ये एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइट है, मतलब कैटालिटिक साइट है, और ये आपका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है जो वो वहाँ पर पहुँच रहा है। सो सी दिस, अभी ये जो है वो इतना शार्प डिच नहीं है, ठीक है, जो नीडेड है जैसे यहाँ पर वैसा नहीं है, बट मूवमेंट ये सबस्ट्रेट वहाँ पर एकोमोडेट करेंगे, अपने आप ये साइड, ये जो रीजन है वो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेगा खुद को। हो रहा है ना ये? यस मैम। ठीक है, दैट इज व्हाट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल बताता है आपको कि भाई एकदम जैसा है कॉपी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली द एंजाइम विल मेक जो अरेंजमेंट टू एकोमोडेट द सबस्ट्रेट, ठीक है। सो दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो मैंने ES बताया। अब हमेशा याद रखो बेटा कि ये जो कंडीशन है ना वो मतलब वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए है। मूवमेंट द सबस्ट्रेट इज कंबाइनिंग विथ एंजाइम, इट शुड बी सडनली कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, इसमें कलर चेंज दिखा दिया है आपको प्रोडक्ट्स, और जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो वो इस साइड से जो है वो अटैच नहीं रह सकते हैं, वो तुरंत ही एंजाइम को छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम लुक्स लाइक, अ वेरी सिंपल वन। आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि आपको एकदम सिंप्लिसिटी से ये समझ में आ जाए। Okay, this is how the mechanism of enzyme action will look like, simple one। हाँ, अभी इसमें जैसे आपको कलर चेंज बता दिया कि प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, आप इसको स्ट्रक्चर भी चेंज बता सकते हैं, छोटे छोटे बना सकते हैं इसको। जैसे सपोज इसको अगर हम ऐसे बना दें कि ड्यू टू एंजाइम एक्शन ये जो है वो ऐसे फॉर्म हो गए हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्म हो गए हैं, ये भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि उतना ही साइज रहेगा प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइज विल चेंज, द केमिकल स्ट्रक्चर विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। Okay, so this is what the mechanism of enzyme action। if you want to draw this diagram rough वाला तो आप कर सकते हो बेटा, एक रफ डायग्राम आपके लिए to understand this। मैम थोड़ा जूम कर देंगे? हाँ बेटा। एंड ऑन नेट, अगर आप नेट यूट्यूब वगैरह जो भी आप देखते हो उसमें आप ये देख सकते हो बेटा, इसके बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये और छोटा कैसे होगा बेटा मुझे भी नहीं आता है, आप जितना लिख लो उतना बस देख लेना, फिर मैं उसको चेंज कर दूँगी, ठीक है। यस मैम, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यस मैम।
Yes, ma'am. Done. right? So this is how the enzyme action will work out. देन नॉमेनक्लेचर बेटा, उसका मतलब नाम कैसे रखे गए सारे एंजाइम्स के. सो बेसिकली अगर सफिक्स ASE है तो वो एंजाइम्स के उससे आइडेंटिफाई होते हैं. हाँ, आप कुछ जो है वो ये रूल्स फॉर्म होने के पहले ही इनके नाम हो गए थे, तो रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो पुराने नाम हैं, बट स्टिल दे आर फॉलोड क्योंकि उसी तरीके से उनकी आइडेंटिफिकेशन है, सो उनको चेंज नहीं किया गया. बट नाउ जितने भी ये सारे नए एंजाइम्स डिस्कवर होते हैं तो उनके पीछे जो है ASE अगर लगा है तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू एंजाइम. दैट पार्ट यू शुड नो. Okay, then see this is what the classification, very important with respect to the enzymes. So first we will see this one कि उसके 6 क्लासेस है. ठीक है, मैम एक बार पीछे वाला पेज. हाँ, दिस वन. यस मैम. सो यस मैम. ये उसी तरीके से जैसा केमिस्ट्री में IUPAC नेम्स है, बस उसी वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे नामकरण का बोझ लेके घूमती है, वही ये सारे नाम वगैरह देते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली अब आप देखोगे कि जो नॉमेनक्लेचर है वो मतलब जो भी नाम है पर्टिकुलर एंजाइम का, वो आपको बता देगा कि वो किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा है. मतलब अभी जो नए जितने भी नए नाम, जैसे माल्टेज पढ़ा तो वो माल्टोज के लिए है, लैक्टेज तो लैक्टोज के लिए है, तो आपको बताएगा कि मैं इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा हूँ और या फिर ये पर्टिकुलर रिएक्शन कर रहा हूँ. तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी विद द स्टडी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. सो सी दिस दैट ये आप लिखना बाद में, बस पहले समझ लो. सो फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ऑक्सीडेशन करना और रिडक्शन करना, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट. अगर वो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है दैट मीन्स उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो रहे हैं पर्टिकुलरली. सो ये देखो, ये उसका बेसिक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन के साथ सारा प्ले करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. सो दिस इज हाउ द चार्ज में चेंज फॉर वन पर्टिकुलर रिएक्शन. एंड एग्जाम्पल गिवन इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज अ नेम ऑफ एंजाइम जो आपको बता रहा है कि मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा हूँ, डिहाइड्रोजिनेज. सो ASE इज रिगार्डिंग द नेम ऑफ एंजाइम. डिहाइड्रोजन कर रहा मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल. सो द कैटेगरी विल कम अंडर ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ये समझ में आया बेटा? यस मैम. ठीक है, तो आपको नाम से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी. ये जो नया नॉमेनक्लेचर है उसका ये एक फ़ायदा है. देन यू हैव ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज मतलब फंक्शनल ग्रुप को इधर से उधर ट्रैवल करवाना, या यहाँ पर देख रहे हो कि ट्रांसफर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप्स, स्पेशली इन पर ज़्यादा ये प्ले करता है ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम. सो जस्ट सी द रिएक्शन कि अगर सपोज इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स है और नया एडिशन हो रहा है तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ये जो कैटेगरी है उसको हम इस कैटेगरी में डाल. एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज मतलब मैं आपको लिख के बताती हूँ. सीरियस, हेक्सो मतलब हेक्सो शुगर की बात हो रही है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो हेक्सोकाइनेज लिखा हुआ है तो हम बात कर रहे हैं हेक्सो शुगर की. ठीक है, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है बेसिकली, अगर हम हेक्सो शुगर लेते हैं और प्राइमरी एक शुगर की बात करें तो ग्लूकोज इन जनरल वी विल टॉक. सो वी नो हेक्सो शुगर है मतलब 6 कार्बन है.
तो इन 6 कार्बन 4 5 6 कार्बन जो है वो एक पूरा चेन के फॉर्म में है, ठीक है। बट ड्यू टू सम मीन्स what you can say, ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट, ये जो पर्टिकुलर चेन है उसको ब्रेक डाउन करना है और उसके बाद उसमें कोई नई अटैचमेंट करनी है पर्टिकुलर ग्रुप की, तो वो हेक्सोकाइनेस एंजाइम करता है, जो आप अभी नेक्स्ट मींस क्लास 12 में पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल वगैरह जो रिएक्शंस आएंगे उसके डिटेल में। उसमें होता क्या है कि कई बार जो होता है फॉस्फेट जो है वो फर्स्ट कार्बन को लिंक रहता है, 4 5 6, तो फॉस्फेट की अटैचमेंट जो होती है वो फर्स्ट कार्बन को होती है, बट ड्यू टू सम केमिकल मॉडिफिकेशन इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द 6th कार्बन। तो उस टाइम जो एंजाइम काम करता है वो हेक्सोकाइनेस काम करता है, मतलब वो हेक्सो शुगर में कटिंग वगैरह करेगा और वो पर्टिकुलर ग्रुप को उस तरफ लेकर आएगा, देन द केमिकल मॉडिफिकेशन की वजह से वो जो पर्टिकुलर शुगर है वो एक्टिव हो जाएगी। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. दैट इज व्हाट हेक्सोकाइनेस, काइनेस मतलब कटिंग, कट करना या फिर हेक्सो शुगर पर एक्ट करना, दैट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेस। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग। देन यू हैव हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस मीन्स यहाँ पर हम वाटर के यूज से बॉन्ड्स को क्लीव करते हैं, मतलब बॉन्ड्स को हम तब तोड़ेंगे जब वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, ठीक है। सो बॉन्ड क्लीवेज बाय एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो ये देखो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है जो H2O के ऐड से एडिशन से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड एग्जाम्पल दैट इज गिवन एज ट्रिप्सिन। ओके, तो बेसिकली डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन में ऐसा होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, तो ब्रेक डाउन के लिए हमको पानी की ज़रूरत है, तो पानी जब मतलब वो जब जाकर काम करेगा तभी ट्रिप्सिन आएगा और ट्रिप्सिन एक्टिव वहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है। सो दीज एंजाइम्स विल हेल्प दिस पर्टिकुलर क्लासिफिक, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्लास है वो पानी के साथ ही काम करती है। इसलिए बेसिकली अगर जब हम देखते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना कि खाने के पहले पानी पी लो, खाने के बाद मत पियो, Yes, ma'am. ठीक है। तो पहले पानी पीने से क्या होता है कि आपकी कई सारी जो इस कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं वो अपने आप को खुद को रेडी रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, सो दैट वॉट एवर फूड यू आर ईटिंग इट विल स्टार्ट एट डाइजेशन एज सून एज दे इट विल कम, मतलब पहले से ग्राउंड पूरा प्रिपेयर होता है और फूड जब जैसे ही आता है उसका डाइजेशन शुरू होता है। अच्छा, अब खाने के बाद अगर आप पानी पीते हो तो क्या हो जाता है, आपने खाना खा लिया उसके बाद पानी पिया, तो जो बोलते हैं ना जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स और एसिड्स का रिलीज हुआ स्टमक में वो डाइल्यूट हो जाता है, और उस डाइल्यूशन की वजह से जो है वो डाइजेशन खराब कर देता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के पहले पी लेना चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैम हाइड्रोलिसिस तो लैक्टोज शुगर में भी होता है, हाइड्रोलिसिस जो है वो लैक्टोज शुगर का फॉर्मेशन में भी होता है। लैक्टोज शुगर के फॉर्मेशन में? यस मैम। बेटा फॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो डाइसेक्राइड की बात कर रहे हो ना, यस मैम। वहां पर हम एक छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। यस मैम। तो जब दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में लिंक कर रहे हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो सभी में हो रहा है, डाइपेप्टाइड फॉर्म हो रहा है, डाइसैकेराइड फॉर्म हो रहा है, लिपिड फॉर्म हो रहा है, सभी जगह H2O रिलीज हो रहा है, ओके मैम। ठीक है। तो वो चीज अलग है, बट ये एंजाइम्स के बेसिस पर है कि ऐसे एंजाइम्स जो पानी के साथ ही काम करते हैं वो तभी अपना काम कर पाएंगे जब उनके पास वाटर मॉलिक्यूल है, तभी वो सबस्ट्रेट को जाके ब्रेक डाउन करेंगे और उसके Yes, बाद ma'am. उसको डाइजेस्ट करेंगे। अंडरस्टूड? देन वी से लाइसिस, मतलब जहाँ पर भी बेटा ऐसे लाइसिस, लेसिस या लाइसिस ऐसे वर्ड्स होते हैं ना बायो में, उसका मतलब ही है कि तोड़फोड़ मचा दो, ठीक है। सो लाइसिस मीन्स क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन
कार्बन सल्फर और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स ऐसी जहाँ पर भी चेन होगी, जहाँ ये सब्सिक्वेंट एटम्स होंगे, उनका ब्रेक डाउन करना और वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशंस डालना, वो जो है इस पर्टिकुलर एंजाइम की कैटेगरी में, मतलब ये पर्टिकुलर क्लास के एंजाइम्स काम करते हैं ऐसा। सो इफ दिस इज द मॉलिक्यूल ABCD, इस तरीके का मॉलिक्यूल है, और इस यहाँ पर जाके हमें ये समझना है, हो सकता है ये कार्बन हो, ये भी कार्बन हो, लेट मी राइट इट डाउन, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सपोज ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन सल्फर बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, D जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सारी कंडीशन है, CC CS और CN, तीनों कंडीशंस अवेलेबल है। तो अभी हमको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम को यूज़ करना है सो दैट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशंस हो सके और बाकी सल्फर नाइट्रोजन आपको अलग मिल जाए, या कार्बन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो सके, किसी भी, मतलब वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज, वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाना चाहिए। सो ये देखो यहाँ पर, सो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ एंड C एंड D जो है वो अलग से पार्ट हो गया। सो पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेस, ठीक है। तो देखो कार्बन पे काम करने वाला, कार्बन को रिमूव, डी कार्बो मतलब डी कार्बन करना, कार्बन को Yes, हटाना, ठीक है। एंड पाइरूवेट, पाइरूवेट इज वन 3 कार्बन कंपाउंड है, पाइरूविक एसिड, और उसी पर ये काम हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज दिस पर्टिकुलर क्लास इज शोइंग अस। देन समझ आ रहा है ना, बट एम आई नॉट गोइंग वेरी फास्ट? No, ma'am, it's okay. हाँ, ठीक है। देन आइसोमरेज, ये तो केमिस्ट्री का वन ऑफ द बहुत नॉर्मल वर्ड है, आइसोमर फॉर्म होना, ठीक है। सो Similar structure. यस, फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक आइसोमर्स। सो वो तो आपको शायद बताया होगा केमिस्ट्री में कि वो कांच में देखते हैं तो आपको उसका वो पिक्चर दिखाई देता है ऑपोजिट, ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब वो H लिख के बताया होगा सर ने, अगर आपने आइसोमर्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। मैम ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं था हम लोग का, बस आइसोमर्स था। ओके, सो स्ट्रक्चर सेम जिसमें रहता है। हाँ, ओके। सो वो अभी आप 11th-12th में पढ़ लोगे अच्छा डिटेल में। सो दैट यू विल सी, वो आपको बताएंगे कि देखो H को लिखने से, मतलब बेसिकली हम जब H लिखते हैं स्मॉल h, तो वो हमको मिरर में कैसा दिखाई देता है, उसका थोड़ा सा ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट वो दिखता है ना यस मिरर मैम। में, बस। तो वो ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म हो रहा है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो अपने ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। सो हियर इट इज बीन शोन कि भाई इस आपको ABCD जो है वो कांच में अगर ऑप्टिकल आइसोमर दिखोगे तो आपको अलग से दिखाई देगा, ठीक है। ये एक चीज़ बताई है। एग्जाम्पल इज मेलिएट आइसोमरेज, मतलब एक्चुअली इसका केमिस्ट्री वाइज इफ यू गो फॉर एक्सप्लेनेशन, ज्योमेट्रिक में क्या चेंज आता है और ऑप्टिकल में क्या चेंज आता है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट मेलिएट आइसोमर्स, अभी एक मैलिक एसिड करके एक कंपाउंड होता है जो अभी बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे उसकी फॉर्मेशंस वगैरह। सो दैट उसके जैसे एक दो और एसिड जो है वो काम वर्क मतलब एक्टिव रहते हैं। सो that is like working on the isomers only, so this particular enzyme will be having that part, ठीक है। then the last one is ligases और ligases। so ligase मतलब चिपकाना बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम अभी तक हम सब तोड़ फोड़ रहे थे, लेकिन लास्ट वाला जो क्लास है वो हमको बताता है कि ज्वाइन करना है, लिगेज। सो लिगेज मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। अब हमको जो है जो तोड़ मतलब हाइड्रोलाइसिस तो किया फॉस्फेट्स टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड्स, अब हमको इस तरीके से करना है कि वो नई बॉन्डिंग्स करे और जो नया टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो उसी सब चीज़ों से फॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिगेसेस, ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, सी यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेस था यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बोक्सिलेस है। आ रहा है ना समझ में दोनों? मैम पाइरूवेट का मतलब? पायरुविक एसिड बेटा, ओके मैम। पायरुविक एसिड,
ठीक है। सो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बन ऐड करना, यहाँ डी कार्बोक्सिलेज है इस जगह पर, मतलब यस हम डी मैम। कार्बन करने हैं, तो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे, लाइसेस और लिगेसेस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं। सो मतलब लिगेसेस मतलब ऐड करना, लाइसेस मतलब तोड़ देना, तोड़ देना। हाँ, cleavage. Okay, यस so मैम। that is what you should know. So this classification is also very important. Just see to this and do note down this one. So it will be helpful for you to understand. यू मैं आपकी बुक में हो सकता है और भी 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हों एंजाइम्स के। सो कुछ भी नया नहीं है, आगे चैप्टर्स में वो सारे नेम्स जो हैं वो यूज़ होंगे, हमारे रेगुलर रूटीन में होंगे, तो आपको सब याद हो जाएंगे। So Kaushiki, which school you got the admission, beta? मैम रिसेंटली डीएवी। Okay, in present school is DAV. यस मैम। And from which school you belong to? मैम लोरेटो कॉन्वेंट है। Okay. We have very beautiful practicals regarding biochemistry in class 11th basically, or basis on these biomolecules dedicated to only the carbohydrate, proteins and lipids and all these. So they are very nice experiments. Hopefully everything will, the situation will be normalized and you will be performing these practicals and it will be nice experience to you, because you can see everything practically, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, and many of the new additions will also be there when you will perform the practicals. So if the situation will be normalized and every that part will be performed in your school, just let me know, then at that time I will teach you this chapter on the basis of the practicals also. मैम they will start biomolecule, I think it will be very late at the end. Basically that what will happen, you know, that whenever they will start, we don't know, but practical syllabus will go according to Yes ma'am। means it will go randomly, means right now definitely you are performing classification and all that, but Yes ma'am। practical will be something going, there may be possibility कि वो parallel ना हो, पर जब भी आपके, अगर जब स्कूल स्टार्ट होगा और ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाते हैं, तो जस्ट लेट मी नो, कि क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच और भी है, उसमें और 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकल्स, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट में नीट के उसमें फॉलो कर लेंगे फिर। ओके मैम। ठीक है। मैम आइसोमेरेज का एंजाइम का नाम क्या है? मेलिएट आइसोमेरेज बेटा। ओके मैम। यस मैम डन। Done?
fine. So next is beta regarding the activation energy. I don't know where that slide is gone, but so I will draw over here. अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ शो करूँ एंजाइम्स की प्रेजेंस किसी भी सबस्ट्रेट पर, ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, सपोज इफ दैट सबस्ट्रेट दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टिंग, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ये है एंजाइम सबस्ट्रेट, और यहाँ पर मैं फॉर्म करती हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो विदाउट एंजाइम्स क्या होता है कि उस सबस्ट्रेट को आप खुद को एक बहुत हाई पीक पर ले जाकर और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट ये है एक नेचुरल, विदाउट एंजाइम ये प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम इसी सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ऐड कर देते हैं, इफ़ आई ऐड एंजाइम, देन व्हाट विल हैपन दैट द एक्टिवेशन, मतलब जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है बॉडी से, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगी और द प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड इन दिस मच ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है। मतलब आप एंजाइम का पावर देखो कि जो एक्टिवेशन, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था बॉडी का, वो सडनली ड्रॉप डाउन हो गया है। तो जितना एनर्जी कम रिक्वायर होकर काम होगा तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो जल्दी, सबसे पहले तो जल्दी फॉर्म हो जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि बॉडी जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगी। आया समझ में? मैम इट लाइक एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट, सो हाँ। एनर्जी कम मिलता है। हाँ, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसको लोड, मतलब ड्रॉप करता है नीचे, कम करता है। इसीलिए एंजाइम्स का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, इफ़ यू से, हम डाइजेशंस की बात करें, हम और किसी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस की बात करें, आप एक वो सिंपल वो चीज़ देखो कि जब हम फर्मेंटेशन करते हैं अगर किसी फूड प्रोडक्ट का, तो अगर जैसे इडली डोसा बैटर वगैरह होता है तो मम्मा उसको ग्राइंड करके रात भर उसको फ्लफ़ी होने के लिए छोड़ देती है, तो इट टेक्स ओवरनाइट टू गेट दैट, मीन्स वो पर्टिकुलर जो फॉर्म है उसका आने में वो टाइम लगता है। बट नाउ अडेज यू हियर ना इंस्टेंट वाला, कि इंस्टेंट प्रिपेयर करो, इंस्टेंट प्रिपेयर करो। सो इंस्टेंट में क्या होता है, उनको क्या करना है कि ऐसी चीज़ का एडिशन करना है जो एक्टिवेशन लेवल को नीचे रख कर तुरंत ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दे। तो जैसे कि आज इनो एंजाइम नहीं है, बट इनो एक, मैं आपको एक वो दे रही हूँ कि जैसे बहुत सारी चीज़ों में इनो ऐड करते हैं तो वो फ्लफ़ी हो जाता है, या Yes, बेकिंग ma'am. सोडा वगैरह ऐड करते हैं तो फ्लफ़ी हो जाता है। तो वो क्या है कि वो प्रोडक्ट को कन्वर्जन तक ले जाता है, प्रोडक्ट कन्वर्जन में, और एनर्जी लेवल एकदम कम रखता है, तो फटाफट चीज़ें हो जाती है। बट द थिंग इज़, वो क्योंकि आर्टिफिशियली हम चीज़ करते हैं तो वो हेल्थ वाइज एंड द थिंग इज़, वो आप ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते हो, आपको इंस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। बट नेचुरली दैट इज़ नॉट द सिचुएशन। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह काम करें, उनकी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। इसलिए जब ओल्ड एज होती है तो एंजाइम्स वीक हो जाते हैं। तो आपका खाना जो है वो घर में 2-3 घंटे बाद आपको भूख लगती होगी, कुछ खाने का मन होता होगा, पर पेरेंट्स को देखना, वो एक बार खा लेते हैं फिर शाम तक बैठे रहते हैं कि नहीं हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो कंपैरेटिवली वीक हैं, और बाकी यंगस्टर्स की आदत होती है कि चलते फिरते खाते रहना, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स अभी स्ट्रॉन्ग है तो इजीली डाइजेस्ट करते हैं और आपकी एनर्जी भी कंज्यूम नहीं होती है उसमें ज़्यादा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? मैम ईस्ट भी तो यूज करते हैं ना डफ को राइज करने के लिए, या फिर ब्रेड। या इन बेकरी इट कैन बी, यस मैम। ओके। बट ईस्ट जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। यस मैम। ईस्ट भी आपको 2 आवर्स, मिनिमम 2 to 3 आवर्स लेगा, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपको बनाना है उसके हिसाब। So that is what the regarding activation energy is, and that closes the enzymes over here. So you just go through your textbook and
कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो बेटा तो बता देना। क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमको ज़्यादा कुछ इसमें रह नहीं गया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और वगैरह पूछा है वो, और थोड़ा बहुत वाटर वगैरह का स्ट्रक्चर है। देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज कॉल्ड सेल। Okay, ma'am. Okay, fine. So here you can sign off and this what's finish in this chapter. Okay, ma'am. Just go through the NCERT। और बुक कौन सी फॉलो कर रहे हो बेटा, रेफरेंस बुक? मैम वो फिंगर टिप्स MTG का वो खरीदा है मैम, MCQ सॉल्व करने के लिए। ओके, MTG। फिंगर टिप्स। ओके, फाइन, उसमें सिर्फ MCQs हैं? यस मैम। ओके मैम MCQs भी है और नोट्स भी बनाया हुआ है अच्छे से मैम, फ्लो चार्ट्स वगैरह दिया हुआ है। हाँ हाँ, MTG is that way it's very nice। So just see right now that much is enough। यस मैम। Okay, fine। मैम और बिसाइड में और कुछ बुक जरूरत होगा बायो का? आई विल लेट यू नो बेटा। हम थोड़ा पहले एक दो चैप्टर को वो करें, फिर उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक द नोट्स जो है आप बेटर उसमें प्रिपेयर कर ही रहे होगे काफ़ी हद तक, और मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ दूंगी इसके चैप्टर्स थोड़े जब आपको होगा तो आपको एक वर्कशीट जैसा या थोड़े से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया करूँगी। टेस्ट होंगे मोर देन इनफ है, और जो एक्स्ट्रा बुक है दैट वी विल बी आई विल बी गिविंग यू वंस द थिंग विल बी ऑफलाइन एंड all that thing starts and all that। Okay ma'am। We have lot of books over here in my school, so you can refer them। यस मैम। Okay, मैम ऑनलाइन में यही दिक्कत हो रहा है, मतलब मॉडल वगैरह और बुक्स का वो प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। yeah and the thing is जो ऑफलाइन में जो आप मतलब जो लिख कर और जैसे यस वो मैम। थोड़ा डेफिनेटली वो है। मैम फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना, तो मतलब और ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, that is true, but anyhow we know that how we have to survive and we have to fight with it। So यस मैम। this I think it's a much better thing कि आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ने से बेटर है। यस मैम। Okay, so that is much better। So just hopefully do this and we will continue for next ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। yeah बाय मैम। what